सरायकेला में बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं। संभावित ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। शेल्टर होम की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। हजारीबाग में भीषण गर्मी में खुद बीमार बना एसबीएमसीएच। पावर कट से मरीज परेशान। घर से पंखा लाकर गर्मी से कर रहे मुकाबला। पावर बैकअप फेल। लाचार सिस्टम पर उठे सवाल। धनबाद आईआईटी आईएसएम के नए शोध ने बढ़ाई चिंता। 50 साल में गंगा नदी तंत्र से जुड़ी 18 लाख प्राकृतिक जलधारा हुई गायब। नदियों का स्वरूप बचाने के लिए एक्शन प्लान की मांग। रांची की प्रणाली बेअसर। केमिकल वाला पानी पीने को मजबूर जनता। अगले 5 दिन तक झारखंड में तपती गर्मी से राहत के आसार। तेज हवा से गिरेगा तापमान। बारिश और ठनका की आशंका। मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, सरायकेला खरसावां के वात्सल्य बालिका गृह से फरार 2 नाबालिग का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बालिका गृह में सुरक्षा के इंतजाम पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही दोषी कर्मियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बालिका गृह से 2 नाबालिग फरार। 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। मचा हड़कंप, अलर्ट हुई पुलिस। छापेमारी जारी, नहीं मिला सुराग। सुरक्षा पर सवाल, कार्रवाई की मांग। तो भागने वाला कहीं से भी भाग जाएगा। जांच के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट डीसी सर को सबमिट होगा। सरायकेला खरसावां में गम्हरिया का वात्सल्य बालिका गृह गेट बंद और पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। दरअसल बालिका गृह से 2 नाबालिग लड़की फरार हो गई। 48 घंटे बीतने के बाद भी ना तो उनकी कोई खोज खबर ही मिली और ना ही कोई सुराग। मंगलवार की देर रात फरार होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और बाल कल्याण समिति में हड़कंप है। दोनों नाबालिग की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मैडम बता दीजिए थोड़ा सा जांच में क्या मतलब पाया गया। जांच के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट डीसी सर को सबमिट होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आरोप लग रहे हैं कि बालिका गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, जिन्हें दोनों नाबालिग की फरारी के बाद इंस्टॉल किया जा रहा है। हालांकि बालिका गृह संचालक आरोपों से इनकार करते हुए सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल स्थानीय लोग ही खोलते दिख रहे हैं। भागने वाला कहीं से भी भाग जाएगा। गार्ड आपके पास थे उसको? हाँ, गार्ड है। मैडम तो बोल रही कि गार्ड है। उस समय आधे घंटे के लिए फ्रेश होने गई थी और उसी समय तो अभी आए थे तो गेट में इन करने नहीं दिया जा रहा हम लोग को। सुरक्षा का माध्यम से जो भी हो, अभी आए तो देख रहे हैं कि अभी सीसीटीवी लग रहा है और गार्ड का भी आज गार्ड देख रहे हैं कि आज पहला दिन है जो गार्ड यहाँ पर उपस्थित हुआ। इस वात्सल्य बालिका गृह का उद्घाटन 15 अप्रैल को डीसी ने किया था, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद ही ऐसी घटना ने प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बालिका गृह जैसी संवेदनशील जगह से नाबालिगों का फरार हो जाना बेहद गंभीर मामला है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दोनों बच्चियां कहां गईं और सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग का एसबीएमसीएच इन दिनों बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। करोड़ों रुपए का बजट, मंत्री इरफान अंसारी के दावे, सब कुछ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं।
इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीज गर्मी और बदहाली से जूझने के लिए मजबूर है। बिजली गुल है, पंखे बंद हैं, वार्ड में उमस और बेचैनी का माहौल है। मरीज पसीने से तरबतर हैं, पर सिस्टम मानो गहरी नींद में सोया हुआ है। सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में इलाज छोड़ गर्मी से जंग। अस्पताल आए तो पंखा साथ लाएं। पंखे बंद, वार्ड बेहाल, मरीज परेशान। अस्पताल लाचार, सरकार पर सवाल। बिजली गुल ने खोली मेडिकल सिस्टम की पोल। ये तस्वीरें हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जहां अस्पताल के वार्डों में बिजली कटते ही मरीजों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। भीषण गर्मी में पंखे बंद पड़े हैं। मरीज हाथ के पंखों और अखबारों से खुद को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मरीज बेड पर तड़पते नजर आए तो कहीं परिजन बच्चों को हवा करते दिखे। अस्पताल में इलाज से ज्यादा गर्मी से राहत की जंग चल रही है। और खुद यहाँ पे पंखा सीलिंग फैन भी नहीं है, खुद का हमको खुद अपना पंखा खरीदना पड़ा, टेबल फैन। दिक्कत तो है, अभी खुद को पेशेंट जो है रात भर खुद पंखा चलाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बड़े बड़े जनरेटर और सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बावजूद इसके बिजली कटते ही पूरा अस्पताल अंधेरे और उमस में डूब जाता है। मरीज गर्मी से बेहाल है तो ये सीधे तौर पर लचर प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। कई बार शिकायत के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। 14-15 तो बेड है, उसमें से 5 तो पंखा मात्र लगा हुआ है और वो भी लाइन आ रहा है जा रहा है। गर्मी से हम लोग परेशान हैं। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने बिजली कटौती और डीजल की कमी का हवाला दिया है, लेकिन सवाल है कि जब अस्पताल को हर साल करोड़ों का फंड मिलता है तो फिर मरीजों को इस भीषण गर्मी में बुनियादी सुविधा तक क्यों नहीं मिल पा रही है? सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं कहीं से भी डीजल ला के, अगर लाइट कटता है तो जनरेटर लगाने का, जो भी पंखा खराब है उसको जल्द से जल्द ठीक कराने का, जहाँ एसी काम नहीं कर रहा है उस एसी को चेंज कराने के लिए सब प्रयासरत है। था पहले इंस्टॉल, लेकिन वो खराब हो गया है। अभी बोला गया है, ऊपर लिखा गया है, सर एसीएस सर का भी जब विजिट हुआ था तो उसमें भी सोलर लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। गर्मी से बेहाल मरीज और परेशान परिजन अब सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। सवाल सिर्फ बिजली का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो हर बार दावों में हाईटेक और जमीनी हकीकत में फेल नजर आती है। वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये तस्वीर सवाल उठा रही है। करोड़ों का बजट, बड़े जनरेटर और सोलर सिस्टम होने के बावजूद मरीज अगर गर्मी और अंधेरे में तड़पने को मजबूर हो तो ये केवल तकनीकी खराबी नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता मानी जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस बदहाल व्यवस्था पर कब संज्ञान लेते हैं, ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तो मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब बात राजधानी रांची के कांके डैम की। 1954 में बने इस डैम की जलापूर्ति और पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 ने कांके डैम के फिल्टर प्लांट की पड़ताल की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। आप भी जानिए कि कितना सुरक्षित है कांके डैम का पानी। ये रिपोर्ट देखिए। कांके डैम का पानी बढ़ाए बीमारी। डैम वही पुराना, पानी अब जहर वाला। बढ़ता केमिकल, क्या पी रहे रांची वाले? दूषित पानी की मार, 4 फिल्टर बेकार। राजधानी रांची के 1954 में बना कांके डैम एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कांके डैम से बाहर निकलने वाली मशीनों की गूंज बाहर तक आ रही है, जिससे ये तो साबित हो रहा है कि पानी के फिल्टर का काम लगातार जारी है। पानी को 4 चरणों में फिल्टर किया जा रहा है।
पर ये सवाल है कि पानी के फिल्टर के बावजूद पानी पीने लायक क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है 72 साल पुरानी फिल्टर प्रणाली और आसपास की नदी नालों का पानी इस डैम में आकर मिलना। इस समय हम कांके डैम में, जहाँ से पानी जो है 4 चरणों में साफ होता है और सीधे कांके डैम के फिल्टर प्लांट के अंदर में है। फिल्टर प्लांट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई की जाती है, अलग अलग चरण होते हैं और अलग अलग चरणों में कांके डैम से पानी यहाँ लाया जाता है और फिर सीधे आपको फाइनल जो 4th चरण होता है, यानी चौथा चरण होता है, पानी सीधे वहाँ से आपके घरों तक जाता है। कांके डैम का निर्माण 1954 में किया गया और उस समय की पानी की क्वालिटी के आधार पर फिल्टर प्लांट का भी निर्माण किया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पानी की क्वालिटी खराब होती चली गई और इस दूषित पानी को साफ करना इस पुरानी फिल्टर प्रणाली के वश की बात नहीं है। ऐसे में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए डैम की पूरी फिल्टर प्रणाली को ही बदलने की जरूरत है। बता दें कि बढ़ती गर्मी और दूषित पानी के कारण डैम में 30% ज्यादा LM और केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिस्टम तो पुराने हैं लेकिन काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा चैलेंज है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक राजधानी की 30% आबादी को इस जहर से छुटकारा मिलेगा और इस डैम का पानी शुद्ध होगा। कांके डैम में जो फिल्टर का जो सिस्टम है वो पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ जो सिस्टम लगे हुए हैं, तमाम सिस्टम पुराने हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में जरूरत इस बात की है कि कांके डैम में जो फिल्टर जो यहाँ प्लांट लगा है उसके सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ से पहले की तरह जो पहले मिला करता था स्वच्छ पेयजल, वो फिर से एक और बहाल हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, धनबाद से एक बेहद चिंताजनक शोध सामने आया है। IIT ISM के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि पिछले 50 साल में गंगा नदी तंत्र से जुड़ी करीब 18 लाख प्राकृतिक जलधाराएं गायब हो चुकी हैं। यानी हर रोज औसतन 99 जलधाराएं खत्म हो रही हैं। धनबाद IIT ISM के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अंशु माली और उनकी टीम ने इसका खुलासा किया है। शोध में झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 छोटी नदियों और 56 वाटरशेड का अध्ययन किया गया, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। विशेषज्ञों ने रिवर रेड लिस्ट लागू करने, नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को बचाने के लिए भूमि अधिग्रहण और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मांग की है, जो जलधाराओं की लगातार निगरानी कर सके। विकल्प निकल के आया है कि कैसे हम रिवर बेसिन को बचाना है, तो हमें उसके साथ इन तीनों फार्मूला को यूज करना पड़ेगा कि हमको वाटरशेड एरिया और रिवर बेसिन एरिया का जो एरिया है उसका 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा हम स्ट्रीम्स की संख्या रखें और उनकी लंबाई रखें। इसके चलते जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा प्राकृतिक तरीके से, वो पूरे वाटरशेड एरिया में या रिवर बेसिन में ये होगा और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? एक्विफर रिचार्ज पे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वाटर अवेलेबिलिटी पे और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे, लाइवलीहुड पे। सबसे बड़ी बात है कि इसे लेकर अब तक सरकार के द्वारा भी कोई बड़ी योजना नहीं लाई गई है। नमामि गंगे योजना के तहत नदियों को बचाने की मुहिम चल रही है, लेकिन जो उद्गम स्थल है और वहां से जो धाराएं नदियों तक पहुंचती है उससे बचाने का कोई योजना नहीं बना है और इसे लेकर प्रोफेसर अंशुमाली ने बड़ी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जमीन का अतिक्रमण किसी न किसी तरीके से हुआ है और वही कारण है कि वो धाराएं विलुप्त हो चुकी है। अगर धनबाद की बात की जाए तो यहाँ बड़ी नदी बड़ाकर और दामोदर है और 70% वह भी विलुप्त हो चुकी है। यानी पूरे देश के साथ धनबाद की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। अब ऐसे में अगर जल ही जीवन हम मानते हैं तो सरकार और आमजन दोनों को ही सजग होना होगा, तभी हम इस पानी को बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य को हम पानी को छोड़ सकते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एजुकेशन पहुंच पाया है, जिसके कारण अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है। अगर हम लोग लड़कियों को शुरू से ही एजुकेटेड करें और उनके अपने ऊपर पैर पे खड़ा करने का कोशिश करें तो शायद समाज से दहेज प्रथा उठ सकता है। लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता है कि अगर बेटी जन्म ले ली तो हम लोगों को पैसा जमा करना है और एक समय में उसको पैसा और दहेज के साथ और कुछ गिफ्ट के साथ विदा करना है। अगर लेकिन यही गिफ्ट का भी नाम देते हैं। यस मैम। लेकिन अगर यही हम लोग का मानसा रहे कि बेटी जन्म ली है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है और इसको बेटे के समान समझना है, तो भी हमारे समाज से जो है दहेज प्रथा उठ सकता है। एक चीज ये भी हम बहुत आश्चर्यजनक चीज देखते हैं कि दहेज का शिकार भी सबसे ज्यादा महिलाएं भी होती हैं, लेकिन दहेज का समर्थन भी सबसे ज्यादा घर की महिलाएं ही करती हैं। आमतौर पे पुरुष तो चलिए कुछ छोड़ भी दे, लेकिन घर की जो सास होती हैं या ननद होती हैं या और भी महिला रिश्तेदार होती है, वो ये जरूर देखती है कि बहू को दहेज में क्या क्या मिला। हाँ, ये बात तो सच है मैम। लेकिन ये जो है बदलाव जो है एजुकेशन और महिलाओं के परस्पर संबंध और उसके दुख तकलीफ को अगर एक महिला दूसरे महिला का समझने लगे तब ये दूर हो पाएगा मैम। ऐसा बना हुआ है माहौल कि ना हम दहेज देने में कोई बड़ी बात समझते हैं, ना दहेज लेने में कोई बड़ी बात समझते हैं। जब तक दहेज का कोई ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आ जाए, अभी देखिए एक लड़की का पेशा का मामला चल रहा है दहेज को लेकर, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, और वो भी दहेज का शिकार हो गई। तो दहेज के बारे में जब सुनती हैं तो उम्मीद करती हैं कि कुछ बदलाव हो दहेज को लेकर। मैडम, ये तो शुरू से परंपरा से ही दहेज लेना और देना, जो कि सरकार के द्वारा या जिला अधिकारी के कैंपस में लिखा रहता है कि दहेज लेना और देना अपराध है, कानूनी अपराध है। हाँ। लेकिन ये हो कहाँ रहा है। हाँ। ये तो अंदर अंदर लोग कहता है, शादी करता है बेटी को। हाँ। तो कहता है कि मैं दहेज नहीं दिया। हाँ। एक तीसरे पर्सन से पता चलता है। हाँ। कि उसको 15 लाख से कम या 20 लाख से कम नहीं। हाँ। प्रताड़ित करता है कि इतना दोगे। हाँ। तब हम अपने बेटी को आपकी बेटी को शादी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये परंपरा चला आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि हम बेटी को दिए हैं तो हम नहीं लेंगे। हाँ, तो बेटी को आप दिए कहाँ। हाँ। लेंगे आप किसके माँ बाप से। हाँ, तो दोनों उसका बदला उससे कैसे निकल जाएगा। तो उस सोच तो वही न है मैडम। हाँ। सोच तो वही न है। हाँ। कि हम दिए तो हम भी ले रहे हैं। तो हम जितना दहेज देंगे उतना ज्यादा दहेज लेंगे। दहेज उससे ज्यादा लेंगे ना। उसके ऊपर से जानती हैं क्या होता है। हाँ। हमारे 2-3 भाइयों का ना बिना दहेज के हम लोग शादी किए। जिसके घर बारात लेके जाते हैं ढंग से खाना भी नहीं खिलाता है, हल्के में ले लेता है आदमी। हम भी सोचे थे, हम सच बोल रहे हैं, मेरा भी बेटा है, जॉब कर रहा है। हम भी सोचे थे कि बिना दहेज के शादी करेंगे। लेकिन भाइयों का ये स्थिति देख के ना लगता है कि नहीं यार, बिना दहेज के शादी करने में ना हल्के में ले लेता है। मानसिकता हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई कह दे अभी के समाज में कि हमने दहेज नहीं लिया है अपने बेटे के लिए, तो उसका भी बड़ा किरकिरी होता है। अरे इन्हीं के बेटे में कुछ कमी होगा, दहेज देगा कौन। कहने के लिए है कि दहेज नहीं लिया है, लेकिन जानती है क्या होता है। रिसेप्शन का खर्चा लड़की वाला उठाता है, होटल बुक लड़की वाला करता है, ज्वेलरी बेटी को अपना लड़की वाला देता है। हमारे पापा दहेज दे के शादी किए तो क्या हुआ, लड़का वाला हमको ज्वेलरी दिया, मेरे पापा जो दिए अपनी खुशी से दिए, बाकी का ज्वेलरी तो हमको लड़का वाला दिया। लड़का वाला करता क्या है, जो पैसा लेता है उसी का ज्वेलरी देता है, उसी से शादी का खर्चा उठाता है, बैंड बाजा करता है। वो तो हमको लड़का है कि लड़का जो पहन के आता है तो वो तो वो भी कपड़ा आपके पैसे का होता है। सीधा सा बात है। अच्छा देखिए, दहेज को लेकर जब तक ये सब चीज बात तक ठीक रहे समझ में आता है, लेकिन दहेज के कारण हत्या तक जब बात पहुंच जाए तो ये बड़ा बुरा लगता है। बात सही आप बोल रही हैं, लेकिन इसमें भी जानती हैं कुछ नहीं, बहुत हद तक हम लड़के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर गिरिडीह से है, जहां गामा बाजार में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना के बाद बाजार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक युवक बाजार में खरीदारी कर रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। युवक की हरकतों से नाराज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे पकड़कर चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके युवक को महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
और इसके साथ ही जोहार झारखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। एजुकेशन पहुंच पाया है, जिसके कारण अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है। अगर हम लोग